सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कंपनी का फॉरवर्ड कैपिटल में भी काउंट होता है। क्यों काउंट होता है उसका रीजन है। देखो, मेजरली आप पैसा खुद के लिए प्यार होता है, पर लेकिन जिनको रिस्क नहीं लेना है। अब जैसे कि कल के दिन में आप कमा रहे हो पैसा, आपके पास 1 लाख रुपए, अगर मैं बोलूँ कि सर बिजनेस चालू करते हैं, नहीं यार 1 लाख रुपया चला जाएगा बिजनेस में, नहीं चला तो थॉट प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं बोले कि भाई एक काम करो, 1 लाख रुपया मुझे दे दो, अब मैं आपको 15% इंटरेस्ट दूँ, आप रेडी हो जाओगे देने के लिए? क्यों रेडी हो जाएंगे? क्योंकि सर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सेम चीज प्रेफरेंस शेयर के साथ होता है। आपको पैसा बनाना है, लेकिन आपको आपका पैसा गंवाना भी नहीं है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि आप सिर्फ कोई शेयर्स में अगर पैसा लगा रहे हो, तो वो होता है प्रेफरेंस शेयर। कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ, एक टाइम के बाद निकाल लूंगा पैसा, ठीक है, लेकिन मेरा पैसा बन रहा है टाइम टू टाइम। दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। देखो, कंपनी चले नहीं चले वो अलग बात, प्रॉफिट हो लॉस हो जाएगा, लेकिन आपको आपका इंटरेस्ट एट टाइम मिलेगा। अगर कहीं यहाँ कंपनी बंद भी हो रही तो आपका पैसा पहले प्रायोरिटी पे है भैया, क्योंकि फॉरवर्ड है। आउटसाइड रखते हो, कोई भी कंपनी चलती है उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है, कंपनीज एक्ट में भी लिखा गया है कि भाई अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है तो आप पहले आउटसाइडर्स पे ही रखना है भरोसे करके। आउटसाइडर को ही पहला प्रायोरिटी रखना है जहाँ पे आप पैसा दोगे, ठीक है। तो देखो, आप कंपनी बंद हो रही है तो पहला प्रायोरिटी आपका है, आपका पैसा टाइम टू टाइम मिल जाएगा, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिल रहा है। ये उनके लिए है प्रेफरेंशियल जो अपना पैसा बिजनेस करने में यूज नहीं कर रहे, जो बोलते हैं ना वो स्कैटर होते हैं अपने पैसे को लेके, रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए प्रेफरेंशियल इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। याद क्लियर है? फिर कंपनी के को ओनर होते हैं, ओनर नहीं, को ओनर। ओनर कौन होता है? जिसको पूरे राइट्स है, वोटिंग दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन ये ओनर नहीं, एक ओनर, आप हमारे साथ ही हो, मना नहीं, आप मालिक हो हमें, लेकिन हम आपको कुछ राइट्स नहीं देंगे। क्या क्या राइट्स नहीं देंगे? पहले तो वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। दूसरी चीज, आप बुक चेक नहीं कर सकते, ट्राई नॉट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, आप बुक इंस्पेक्ट नहीं करें। तो कुछ कुछ राइट हम आपको नहीं दे रहे, क्योंकि आप मालिक नहीं, मालिक ही हो हमारे चैनल में, आप मालिक हो, लेकिन ये हक आपके पास नहीं है, आप पार्शियल मालिक हो, को ओनर्स। याद क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं इनकी फीचर्स क्या क्या है। पहला है डिविडेंड। ऑब्वियसली देखो, अभी हम लोगों ने इक्विटी में पढ़ा था फ्लक्चुएटिंग वे ऑफ डिविडेंड, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में तो फिक्स अमाउंट आता है डिविडेंड का, जहाँ पे आप डिविडेंड आपको जो मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट और लॉस हो उससे आपको कुछ मतलब नहीं। आपको डिविडेंड 15% बोला था 1 लाख का, मैं 15% आपको दूंगा। दैट इज फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। याद क्लियर है? सेकेंड, फिर आता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्यों? देखो, पहले बोला कि पहला प्रायोरिटी आउटसाइडर ऑफ द कंपनी, खुद की कंपनी के लिए आपसे उधार लिया है तो आपको पहले इक्विटी से पहले आपको पे किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी वाइंड अप होगी तब, अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो भी चलेगा, लेकिन कंपनी जब वाइंड अप होगी तो पहले प्रायोरिटी पे आप ही होगे जिसको पैसा। फिर आता है फिक्स रिटर्न। फिक्स रिटर्न जैसे डिविडेंड की मैंने बात की, डिविडेंड आपको मिलेगा, वो भी किस रेंज में? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, तो मतलब आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। फिर आता है नेचर ऑफ कैपिटल। ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट, ये फ्लक्स। इसको अगर कंपनी एक टाइम पे अगर आपसे पैसा मांगे और कंपनी अगर फ्यूचर में वेल एस्टेब्लिश हो जाती है, इनको फंडिंग के रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वो बाद में आपका पैसा रिटर्न रिडीम कर देगी, लेकिन रखेगी नहीं। क्योंकि वो पैसा तब तक होता है जब तक कंपनी को अपने डेली एक्टिविटीज पैसा या फिर इनकम जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। एक बार कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है, पैसा है उनके पास, फिर वो आपका पैसा वापस लौटा देगी। अगर कंपनी पुरानी है, इनको लगता है कि नहीं रहने दो, उनका पैसा काम आ रहा है हमको कहीं ना कहीं, वेल एस्टेब्लिश होने के बाद भी, तो अलग बात है। नहीं तो लेकिन मेजरली कंपनी हमारे अपने पैसे एस्टेब्लिश होने के बाद रेडी कर देती है। याद क्लियर है? फिर आता है मार्केट वैल्यू। क्योंकि देखो, प्रेफरेंस शेयर से कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको जो डिविडेंड जा रहा है वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, तो उससे उनके प्रेफरेंस शेयर्स के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ता नहीं। याद क्लियर है? फिर आता है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स में होता क्या है, ध्यान से सुना। देखो, सर अभी तो आपने बोला इक्विटी वाले को वोटिंग राइट्स है,
प्रेफरेंस थोड़ा alter, लेकिन कहाँ पे वोटिंग राइट दिया जाता है, आपकी इंटरेस्ट की बात है। जैसे देखो, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर किया था कंपनी ने मुझे 10 साल, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार 10 साल बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अच्छा, क्योंकि आप रीपे बहुत कम जल्दी टाइम पे कर रहे हो, थोड़ा लेट करो मेरे हिसाब से, तो आप 5 साल में रीपे कर दो मेरा वो। एक ये मुद्दा, आपकी बात है, आपका पैसा है। अच्छा, इंटरेस्ट मैंने बोला था कि 1 लाख रुपए मुझे दे दो, 15% आपको रिटर्न मिलेगा। अब इंटरेस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर 15 नहीं 20 चाहिए, आपका इंटरेस्ट में, आपको इंटरेस्ट चाहिए ना, आपका मुद्दा है, तो यहाँ पे आप अपने मुद्दे पे ही बात करते हैं, तो वहां पे आपको वोटिंग राइट्स दिया जाता है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं फेस वैल्यू। देखो अभी जैसे मैंने बोला, इक्विटी शेयर होल्डर में मेजरली फेस वैल्यू 10 रुपये होता है या उससे भी कम होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपये होता है या उससे ज्यादा होता है, 100 रुपये से कम नहीं हो जाता, यहाँ तक क्लियर है। फिर है नेचर ऑफ इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर जिनको रिस्क लेना नहीं है, वो सेफर साइड खेलते हैं कि भाई मेरा पैसा है, अगर इंटरेस्ट के साथ भी आएगा पास आएगा तो मेरा एक्चुअल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर हो जाए, पैसा डूबे नहीं, तो ये सेफर साइड वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, ज़्यादा क्लियर है। फिर आता है राइट्स और बोनस इशू, ये इनको नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनी के ओनर है क्या, नहीं, तो राइट्स इशू और बोनस इशू दोनों ही इनको नहीं मिलने वाला है, ज़्यादा क्लियर है। तो फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है, तो हो सकता पहला है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, एक एक करके समझा देता हूँ। सर क्यूमुलेटिव क्या होता है, क्यूमुलेटिव सर वो होता है कि अगर मान लो आप आज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको किसी सडन रीजन से 10 साल के लिए आउट ऑफ कंट्री आना पड़ा, आपका पैसा इन्वेस्टेड है यहाँ पे इंडिया में, आप लंदन में रह रहे हो, ठीक है, 10 साल तक वो इंटरेस्ट जमा हो रहा है, अगर बाद में आपको सडन क्लिक हुआ अरे मेरा पैसा वहाँ स्टक, आप आए कंपनी में सर मुझे मेरा पैसा चाहिए, ठीक है, इसका इंटरेस्ट चाहिए कितना, सर आपने कौन सा शेयर कितना है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव में हर साल इंटरेस्ट एड ऑन होते हुए जाता है। जैसे आप 2015 में इंडिया छोड़े, 2025 चल रहा है, 10 साल हो चुके हैं, आप पैसा मांगने आए, अच्छा सर 25 ना, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 साल हो रहे, बस आपका इंटरेस्ट बढ़ना ना, हमने रखा है, वरना कंपनी डिस्पर्स कर देगी, क्योंकि देखो आप अगर 1 साल पैसा लेने नहीं जाते हो तो कंपनी में पैसे को जमा करके रखते हो, जब आप पैसा क्लेम करने जाओ आपको पैसा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, हर साल उसका पैसा एड ऑन होते हुए जाता है, क्लियर है। सेकंड नॉन क्यूमुलेटिव, अपोजिट है, 1 साल भी आप पैसा मांगने नहीं गए, पैसा लैप्स कंपनी का, वो पैसा कंपनी कंपनी नहीं देगी पैसा, क्यों, क्योंकि आपने खरीदा कौन सा शेयर है, सर नॉन क्यूमुलेटिव, वो हर साल बढ़ रहा है क्या, नहीं, देखो आप 15 में पैसा लेने गए थे, 16 में नहीं गए, 17 में गए, तो 16 वाला पैसा मिलेगा क्या, सर नहीं मिलेगा, क्यों, आपने नॉन क्यूमुलेटिव शेयर लेके रखा है, पैसा जमा हुआ नहीं, तो 17 वाला ही आपको मिलेगा और लेके घर आ जाने का, क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, देखो अभी सर अब बोलिए कि पार्टिसिपेटिंग, हम तो ओनर है, हम कैसे बिजनेस में जा सकते हैं, हमारे पास तो बनता है नहीं, यहाँ पे आपका इस मुद्दे पर हक नहीं बनता कि आप मैनेजमेंट नहीं बोलते, आपका हक कहाँ बनता है पता। पार्टिसिपेटिंग शेयर्स कौन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वाले कौन होते हैं, वो होते हैं जिनको कंपनी के नेट प्रॉफिट या फिर सरप्लस पे राइट्स होता है मांगने का, अगर बिजनेस परफॉर्म कर रही है तो थोड़ा बहुत हिस्सा उनके हिस्से में आता है, डिविडेंड के बाद, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपको सरप्लस से कोई हक नहीं, आप चुपचाप थोड़ा सा डिविडेंड लो जो आपके हिस्से का है और साइड हो जाओ, लेकिन पार्टिसिपेटिंग में आपको थोड़ा बहुत सरप्लस का हिस्सा मिलता है, लेकिन कल जब कंपनी वेल परफॉर्म कर रही है उसका सारा एक्सपेंसेस दे दे, जो डिविडेंड जो इक्विटी वाले हैं वो पूरा पैसा ले ले, डिस्ट्रीब्यूशन करते जो उनके हिस्से में बचेगा, जब वो प्रॉफिट बचेगा देन दैट्स मेक सेंस कि भाई आप पैसा मांग सकते हो, लॉस हो रहा तो मांग के मांग लेते हैं, तो क्लियर है। फिर आता है कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, अब अगर आपने कन्वर्टेबल शेयर है कि मैंने पैसा लगाया प्रेफरेंस शेयर्स में, इट इज कन्वर्टेबल, 5 साल 10 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इक्विटी में, तब आप नहीं बोल सकते कि सर मैंने तो प्रेफरेंस शेयर खरीदा, आपने खरीदा था कन्वर्टेबल, कब, 2015 में, 10 साल के बाद वो कन्वर्टेबल हो जाएगा, मतलब आज वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है, क्यों, क्योंकि आपने शेयर ही कैसे खरीदा था, कन्वर्टेबल, यहाँ तक क्लियर है। नॉन कन्वर्टेबल में 10 साल पूरे हो गए, 15 में खरीदा था 25 आ गया, अब
कंपनी ऑफर कर रही है, सर आपका पैसा है, आप रिडीम करना चाहते हैं क्या, लेना चाहते हैं वापस? इट्स डिपेंड अप टू यू, इसमें पैसा चाहिए या फिर वापस रिकंटिन्यू करना है, नॉन मतलब कंपनी में कंटिन्यू करना है उस पैसे को। इट्स डिपेंड अपॉन यू। लेकिन वो डायरेक्टली इक्विटी में कन्वर्ट हुआ क्या, नहीं हुआ थी, क्योंकि आपने खरीदा क्या था, नॉन कन्वर्टेबल एक प्रेफरेंस शेयर्स। ज़्यादा क्लियर है? चलो फिर आता है रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल शेयर्स जहाँ पे आप रिडीम करते हो कुछ टाइम के बाद, 15 में खरीदा तो 10 साल हो गया, अब आप रिडीम करते हो, वो पैसा रिडीम हो गया, मतलब एक प्रेफरेंस शेयर्स को बुलाया गया, सर यहाँ पर 10 साल हो चुका है, यहाँ पर अपना पैसा लेके जाइए। वो अगर बोलेगा सर अगर आगे कंटिन्यू करना है तो सॉरी सर, आपने आपने क्या खरीदा था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 साल का, हमारा पैसा हो चुका है, आप लेके जाइए। दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल, वो पैसा चलते रह रहा है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब हम आपको आपका पैसा लौटाए देंगे, और जब तक वो कंपनी चल रही तब तक वो पैसा मेरा इंटरेस्ट का बनते हुए आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिटेन अर्निंग, जिसको हम लोग फ्लोइंग ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है। रिटर्न अर्निंग होता है क्या? रिटर्न अर्निंग सर वो होता है कि कंपनी अपने ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व करके रखती है कि आगे फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस को बेयर करने के लिए। दैट इज कॉल्ड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। कैसे? अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये का, एक प्रोविजन भी है कंपनीज एक्ट के अंदर, आपके बुक में मेंशन नहीं है, अगर आपकी कंपनी चल रही है, अगर आपने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया है तो 25 से लेकर 35% तक आपको पैसा सेव करना है एज अ रिजर्व फंड। मतलब आज आपकी कंपनी में 100 रुपये प्रॉफिट कमा है, नेक्स्ट ईयर अगर 10 रुपये में आ गई तो, लेकिन आपके अदर एक्सपेंसेस बहुत बड़े बड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत बड़े हैं, तो क्या आप पे कर सकते हैं? नहीं। तो सर वो पैसा कहाँ से आएगा? 25 टू 35 पैरामीटर दिया ना आपने, जो आपने सेव है, उसमें से ही आप पे करोगे। यहाँ पे क्लियर है कि रिटर्न अर्निंग होता क्या है कि भाई अपने प्रॉफिट में से आप थोड़ा सा हिस्सा निकालते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि भाई कभी कंपनी अगर नहीं चली तो हम इस प्रॉफिट में से काम चलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, पहले डिटरमिनेंट्स की रिटर्न अर्निंग में क्या क्या चीजें सपोर्टिव करती है। पहले है टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। अर्निंग अगर कंपनी अर्न कर रही है तो उसको आदत डालनी पड़ेगी कि भाई सेव करो, किसमें से? प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा सेव करोगे वो बड़ा बल्क अमाउंट बनेगा। लेकिन ये सेव करने का जवाबदारी किसका है? सर मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सेव करेंगे पैसों को, तब जाके हमारे पास रिजर्व फंड अच्छा खासा जमा होगा। सेकंड पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी। देखो क्या फर्क पड़ता है, क्यों कंपनी रिजर्व फंड नहीं जनरेट कर पाती, क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि सर अगर हमारा टैक्स रेट बहुत ज्यादा हाई हो तो क्या कंपनी को हम बचेगा? 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो सर, 40% तो हम लोग टैक्स ही दे रहे हैं, 60 रुपये बचा, 60 रुपये में सर हमारा 20 रुपये, 40 से 45 रुपये हमारा सिर्फ एक्सपेंसिव है, तो 5 रुपये में आप क्या सेव कर लोगे? तो क्या फर्क पड़ा सर टैक्सेशन में? अगर कोई स्टेबलाइज पोजीशन पे हो तो हमारी कंपनी सेव कर पाती। यहाँ तक क्लियर है? फिर है डिविडेंड पॉलिसी। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं बहुत सोच समझ के बनानी पड़ती है, नहीं तो ऐसा ना हो कि कंपनी प्रॉफिट करे ही नहीं और ना डिविडेंड दिए जा रहे हैं। कंपनी के लिए भी डिविडेंड देना तब पॉसिबल है जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती हो, नहीं तो फिर आपको सेक्रीफाइस ये करना पड़ेगा कि जो डिविडेंड है शेयर होल्डर का वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। मैं दोनों पॉइंट पे बात कर रहा थी, पीडी एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों में सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है डिविडेंड को। देखिए फिर उसके वजह से ये होगा कि कंपनी में कोई इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं होगा। तो आपको एक ऐसा पोर्शन रखना है डिविडेंड का और ट्राई करना है कि प्रॉफिट हर साल धीरे धीरे बढ़ते रहे आगे। फिर है गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो अगर गवर्नमेंट हर चीज में कंट्रोल करने लगे, अपनी पॉलिसीज को लेके, अपने टैक्सेस को लेके, तो क्या पॉसिबल है आपके पास कोई भी अमाउंट सेव कर पाना कहीं से भी? सर नहीं। और टैक्सेशन पॉलिसी बढ़ा दिया है सबको, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए इन्वॉल्व होती है कि आपको जो रिजर्व पैरामीटर दिया है कंपनी एक्ट में दिया ना, कि अगर आप 100 रुपये प्रॉफिट कमाओगे तो 35% आपको रखना पड़ेगा, 30 से 35 रुपीज, वो कंपनी चेकआउट करने के लिए रखते हैं, क्योंकि भाई कोई भी कंपनी चले आपको रिजर्व फंड रखना जरूरी है। कल के दिनों पे कंपनी पे कुछ भी अननेसेसरी सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो आपको आपको प्रॉपरली उस फंड्स को मैनेज करने आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? चलो अगला स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड
कैपिटल, बोरोड कैपिटल होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ओन कैपिटल होता है। ओन कैपिटल में दो पार्ट है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद इक्विटी शेयर्स में भी दो टाइप है, इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद प्रेफरेंशियल राइट्स, डिफरेंशियल राइट्स सॉरी। फिर आता है हमारा ओन कैपिटल के बाद आता है हमारा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग होता है कि फ्लो बैक ऑफ प्रॉफिट, जहाँ पे आप रिजर्व पॉइंट क्रिएट करके रखते हो, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। फिर देन हमारा आता है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल होता है जो हम किसी और से मांग के लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड बोरोड कैपिटल। उसमें हाँ, बोरोड कैपिटल होता है देखो, मिनिमम 6 मंथ से लेकर 36 मंथ से मैक्सिमम 3 साल तक का है, ये लिमिटेशन होता है बोरोड कैपिटल में। जहाँ पे आप सॉरी 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 36 मंथ्स, नॉट 36 मंथ्स, मिनिमम 5-10 साल तक भी आता है। कुछ कुछ केसेस में है हमारे पास ऐसे शेयर्स, फिर ऐसे शेयर्स, ऐसे बोरोड फंड्स जहाँ पे हम 6 मंथ से 36 मंथ्स ही लेते हैं। ये तो मेजरली 5 to 10 years वाले भी है, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड ही स्कोप होते हैं फंड्स मांगने के। जब आप फंड्स मांगते हो तो फंड्स आते कैसे हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो सब वैरी करता है हर फंड्स के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड बोरोड कैपिटल। आप किसी से मांग के ले गए तो फंड, दैट इज कॉल्ड बोरोड कैपिटल। चलो पहला है हमारा डिबेंचर। डिबेंचर्स होते ही क्या है, डिबेंचर एक तरह से लाइबिलिटी है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि इस बंदे से हमने हमारा डेब्ट लिया है, हमें एक टाइम के बाद, सर्टन पार्ट ऑफ टाइम के बाद हमें उसको पे ऑफ करना है। चलो सेक्शन 2 subsection 30 of the Companies Act 2013. The word debenture includes debenture, stock, bonds, any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. देखो ऐसा एक एविडेंस जहाँ पे हम लिखे देखिए डेब्ट लिया गया है, एविडेंसिंग करता है। क्या हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है। कभी कभी अगर आपको डिबेंचर का पैसा देने के लिए नहीं है तो आप अपने कोई स्टॉक्स पड़े हैं, आपके कोई गुड्स पड़े हैं, आपके एसेट्स पड़े हैं, वो बेच के भी पे ऑफ कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। डिबेंचर हमारे कंपनी के लिए क्रेडिटर होता है जिसको हमको एक जगह पे करना होगा। ज़्यादा क्लियर है? चलो अभी तो मैंने आपको बता दिया डिबेंचर होता क्या, फिर उसके बाद है उसका फीचर्स। पहला है प्रॉमिस। ऑब्वियस डिबेंचर्स वालों को हमें प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इस अमाउंट, या जो आप तब अमाउंट ले रहे हैं उसको हम स्पेसिफिक टाइम के बाद पे ऑफ कर देंगे। ज़्यादा क्लियर है? सेकंड वन फीस वैल्यू, जिससे मैंने बोला इक्विटी का जो फेस वैल्यू है वो मिनिमम 2 रुपये सबसे लोवेस्ट फॉर्म, प्रेफरेंस 100 रुपये, डिबेंचर अगेन 100 रुपये पे आता है, स्टार्टिंग रेंज ही 100 रुपये से शुरू होता है। इसके बाद टाइम ऑफ रिपेमेंट, जब भी आप किसी से पैसा मांग रहे हो, टाइम लिमिट लेते हो 5 साल, 10 साल, 3 साल, 1 साल, जो भी है उस टाइम के बाद आपको पे करना है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ रीपेमेंट। फिर आता है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। अब जैसे इक्विटी ओन कैपिटल में पे करना है क्या नहीं, प्रेफरेंस, हाँ सर फाइंडिंग अप होंगे तो पहला प्रायोरिटी प्रेफरेंस। साथ में ही क्रेडिटर भी आता है जो उधार हमें देता है, तो डिबेंचर होल्डर भी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी था कि जब कंपनी वाइंड अप हो तो सबसे पहले पैसा डिबेंचर होल्डर का ही जाना चाहिए। फिर आता है अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। ऑब्वियस है ये हमेशा लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, लेकिन जब भी कंपनी वाइंड अप हो तो पहला अश्योरेंस यही होता है कि इनको पे करके निकाला जाए। फिर आता है, चलो फिर आता है पार्टीज टू डिबेंचर्स। पहला पार्टी, पहला है कंपनी। देखो कंपनी को ही पैसे का रिक्वायरमेंट है तो पहला पार्टी कौन है, कंपनी। फिर आता है ट्रस्टीज। ट्रस्टीज क्या, अगर 500 लोग से ज्यादा अगर कंपनी पैसा लेती है तो कंपनी एक ट्रस्टेड बनाती है। कंपनी एक ट्रस्टेड बनाती है जहाँ पे जो ट्रस्ट वाले होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, वो लोग ही डिबेंचर होल्डर्स को डील करते हैं। कंपनी रहती है, कंपनी के डायरेक्टर्स रहते हैं, लेकिन वो जो ट्रस्टीज बनाए गए वो एक और एक सिंगल डिपार्टमेंट बनाया गया है डिबेंचर्स करके, वही लोग डील करते हैं कि भाई इनको पेमेंट कब करना है, इनका टाइम पीरियड क्या है, वही सारी चीजें कैलकुलेशन मॉडल सब वही देखते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट डील। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर कौन होता है, जो आपकी कंपनी में पैसा देता है और बदले में क्या मिलता है उसको, डिबेंचर सर्टिफिकेट एज अ एविडेंस कि आपने आपकी कंपनी को पैसा दिया है। फिर आता है ऑथोरिटी टू इशू डिबेंचर्स। कौन इशू करेगा डिबेंचर्स को, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही होता है डिबेंचर्स को इशू करना, कोई और इशू नहीं कर सकता।
आगे है स्टेटस ऑफ डिबेंचर्स होल्डर। स्टेटस क्या है डिबेंचर होल्डर्स का? सर पहला तो ये है कि वो क्रेडिटर है कंपनी की। सिंपल लॉजिक कि भाई वो बंदा पैसा दे रहा है, मतलब बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए वो लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल पैसा देना है। ज्यादा क्लियर? फिर आता है नो वोटिंग राइट्स। इनको कोई भी वोटिंग राइट्स, इनका आपने पैसा लगाया, आपको बदले में इंटरेस्ट दे रहे। देखो प्रेफरेंस शेयर्स वाले को हम लोग डिविडेंड दे रहे थे, यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। इंटरेस्ट मिलेगा, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आप इंटरेस्ट लो और घर जाओ। हाँ, एक टाइम के बाद टाइम खत्म हो जाएगा, हम आपको आपका पैसा रिटर्न दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है? फिर आता है सिक्योरिटी। ऑब्वियस बात है, डिबेंचर का पैसा सिक्योर रहता ही है। डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंशियल होल्डर का पैसा सिक्योर रहता है, बदले में डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों को मिल रहा है, तो उनका पैसा सिक्योर रहता है। कल के दिन में कंपनी बंद हुई तो पहले प्रायोरिटी पे ये दोनों ही रहेंगे जिनको पैसा मिलेगा। फिर आता है इशूअर। कौन इशू कर सकता है? सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर आता है लिस्टिंग। हाँ, डिबेंचर अगर इशू कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना कंपलसरी है। तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी। अगर मेमोरेंडम में लिखा गया है तो ही उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर आते हैं अगला, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं? देखो पहला है सिक्योरिटी बेसिस पे सिक्योर एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर डिबेंचर जहां पे अगर कल के दिनों पे कंपनी वाइंड अप होती है, कुछ होती है, तो अब आपको मैंने बताया था कि डिबेंचर्स में स्टॉक, बॉन्ड, आपके सारे चीजें इंक्लूडेड होते हैं, चार्जेस ऑफ एसेट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो जहाँ पे अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो फिर पैसा नहीं है तो कहाँ से आएगा? से कुछ भी बेचो, कंपनी के एसेट्स बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन मेरे को मेरा पैसा चाहिए। देखो यही तो पोर्शन पे आपका पैसा सिक्योर है। ₹1,00,000 ऐसे नहीं, कैश में नहीं मिलेगा, आप उनका पीसी लेके आ जाओ, 3-4 उठा के पैसा रिकवर हो रहा है। दैट इज कॉल्ड सिक्योर डिबेंचर। लेकिन अगर अनसिक्योर की बात करो, कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी के पास पैसा नहीं है, कुछ सिक्योरिटी थी आपके पास कि भाई कंपनी ने बोला कि सर अगर आपका पैसा नहीं देंगे तो हम आपको ये चीज बदले में देंगे, बोली, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं डूब गया। दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर डिबेंचर। ट्रांसफर की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो पहला है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और दूसरा आता है बैरर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जहाँ पे किसी का, इंसान का नाम, एड्रेस, पता और जन्म कुंडली लिखी होती है कि भाई यहीं पे इसको डिबेंचर रजिस्टर किया गया है। कंपनी अपने रिकॉर्ड में जब रखती है तो इसके नाम के साथ ही रखती है, पूरा डिटेल्स होता है उसका। दैट इज कॉल्ड रजिस्टर डिबेंचर। हमने रजिस्टर करके रखा, ये बंदा यहाँ यहाँ पे रहता है, इसने ये डिबेंचर खरीदा हुआ, हमने पैसा दिया। बैरर डिबेंचर जहाँ पे आज नाम है, कल नहीं रहेगा, किसी और को ट्रांसफर हो सकता है। दैट इज कॉल्ड बैरर ट्रांसफर। जैसे हम लोग ने चेक देखा, अमाउंट लेकर सब कुछ है, जिसको मिला वो उसका। बैरर डिबेंचर्स में नाम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर बैरर डिबेंचर है, बैरर डिबेंचर में नाम कभी आता ही नहीं है। जब नाम नहीं हो तो वो डिबेंचर किसी का भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड बैरर डिबेंचर। फिर आता है रीपेमेंट, रिडीमेबल और इरेडेमेबल। एक पोर्शन हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, उसके बाद कंपनी अपना डिबेंचर उठा के ट्रांसफर, रीडिंग कर देगी, पैसा रिटर्न ऑफ कर देगी। इरिडीमेबल में कंपनी जब तक चल रही है तब तक वो पैसा वहीं पे है। जब लिक्विडेशन होगा, वाइंड अप होगा कंपनी, तब जाके डिसाइड करेंगे कि आपका पैसा, आपको पैसा देना है, तो आपको पैसा मिल जाएगा कब? लेकिन जब वो होगा लिक्विडेशन, दैट इज कॉल्ड इरिडीमेबल। एक टाइम के बाद भी नहीं, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब आपका आपका पैसा मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर आते हैं कन्वर्जन, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। देखो 5 साल पहले आपने डिबेंचर खरीदा, 5 साल हो गए, अब वो सीधा सीधा डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर से। क्या लिखा था? कन्वर्टेबल डिबेंचर, जहाँ पे एक पोर्शन के बाद आप अपने शेयर्स को, फिर अपने डिबेंचर को शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो, क्योंकि आपने खरीदा क्या था? कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ऐसा नहीं, आपने शेयर्स, सॉरी डिबेंचर्स खरीदे, टाइम हो गया, आपको बुलाया जाएगा और आपको आपका पैसा रिटर्न दे दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। यहाँ तक क्लियर है?